जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एज यू ऑल नो के टुडे आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एज फार एज योर करंट अफेयर्स ऑफ FIA, IB, Inspector, Customs, Airport Security Force, PPSCs, etc. is concerned. So you will be interacting with me today, and before our interaction, it is important to have a brief introduction. I will give my introduction, and then I will take your introduction as well, because I see many new usernames and new candidates over here. I have been teaching in this institution for quite a long time, since its very inception. Students, my name is Sayyid Zainul Abidin. Currently, I am serving in the cooperatives department, but I have been allocated in FIA as Assistant Director in Investigation. So, I have been involved with for quite a long time, since 2013, 2014, and I have cleared numerous exams. Besides that, I am also a CSS qualifier and CSS and PMS qualifier both. So, as far as your competitive examination is concerned, the PPSC and FPSC, so I have reasonable experience with these two commissions, and inshallah, hopefully, I'll be able to guide you according to my experience as well. Now, let's take your introduction so I can have an idea of the blend in my class, that uh, who are the audience of today's lecture, and what is your background and your academic credentials, so that we can proceed with that assumption in mind. Ji, starting from Mr. Hassan. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। जी, वन बाय वन करके अपना ज़रा काइंडली ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि आप लोगों के पास आप लोगों के साथ पहली क्लास है, तो इसलिए जो है वो मैं जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आई मीन। ओके, हसन chose to type. He is a mechanical engineer. Okay, welcome Hassan. जी, आयजा भट्टी, जी, would you like to introduce yourself? Yes, sir. जी, please. जी आयजा, we would like to know about you. जी आयजा, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज का कोई इशू होगा। अच्छा जी, जवेद पे आ जाते हैं। जी जवेद। यस सर। थोड़ा सा ऊंची बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जवेद। हेलो सर, आ हाँ रही जी, आवाज? जी आ रही है, अब बेहतर आ रही है, बताएं जवेद।
सर मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ओके। अभी रिसेंटली अब तो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम्म यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ऑल राइट। अच्छा, आपने पहले कोई एग्जाम वगैरह दिया है पीपीएससी एफपीएससी का कहीं पे आप कोई है इसका आपका नो सर, एक्सपीरियंस? नो। ओके, कोई कोई मसला नहीं, एफपीएससी और कोई। बीपीएससी का तो नहीं दिया, लेकिन एनटीएस का दिया। उसके अलावा पीसीएसआईआर का हुआ था, वो दिया। ओके 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 ओके। अब रिसेंटली जो था नेक्स्ट वीक जो है वो एटॉमिक एनर्जी में जो आई हुई है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर दूसरी, उसमें अब अच्छा, अभी आप करंटली एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं? कर लिया सर जी, कंप्लीट हो गया। ओके, चलें जी, दैट्स गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कोई भी बोल दे, मतलब इट डजेंट मैटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कमर अब्बास तबस्सुम, जी सन जी। ऑफ मंजूर अहमद, बिलोंग टू सरगोदा। ओके मैं सर ने मास्टर मैंने किया है कि एमए पंजाबी, गोल्ड मेडलिस्ट सरगोदा यूनिवर्सिटी से। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सर अभी तैयारी कर रहा हूँ लेक्चरर की, हम्म। पीपीएससी के थ्रू। अभी जो वैकेंसी आई है ना, तो उसकी मैं तैयारी ठीक कर है। रहा हूँ। और साथ साथ हमारे जो है, मैंने 16वीं स्किल जो वो इसमें आई थी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशंस, हम्म। एफपीएससी के थ्रू। अच्छा। हाँ, तो सर मैं ज्यादा फोकस जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू कर रहा हूँ, इस ऊपर कर रहा हूँ, उसमें लेक्चरर के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, जी सर। आपने इंस्पेक्टर में अप्लाई किया है जो सीट्स आई हैं एफआईए की? उनकी लास्ट डेट मेरा ख्याल 24 है ना। मुझे नहीं पता, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ। ये लास्ट लास्ट मंथ आई थी सीट्स, तो आपने उसमें आपने जी अप्लाई किया है मैंने कि नहीं? नहीं किया, मैंने नहीं किया, एफआईए में नहीं किया। एफआईए में अभी आई हैं जो वैकेंसी है, जो उसके लिए मैंने अप्लाई करना है। अच्छा अच्छा, चलें सर जी। अभी आई बेस्ट ऑफ थिंक लक। 23 है लास्ट एफआईए की। हाँ, चलें, 23 है। देख लीजिएगा क्योंकि कहीं आपसे डेट मिस ना हो जाए। ठीक है जी जी। जी, मैं अभी अप्लाई करना है, कल तक इंशाल्लाह मैंने जरूर कर देना है। चलें, ये विश यू बेस्ट ऑफ ये लक। इसमें जो भाई हैं, जिन्होंने भाइयों ने किया है ना अप्लाई, ये भाई हैं जवेद, ये जरा बता दें कि किस तरह इसका क्या कैटेगरी है, इसमें अप्लाई कैसे करना है। चले, जवेद से हम पूछते हैं, आफ्टर आफ्टर द क्लास हम पूछते हैं। अभी हमारी इंट्रोडक्शन चल रही है, इंशाल्लाह हम फिर इनसे जो है ना वो पूछ लेते हैं जी, आपकी जो क्वेरी है कि क्या है। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपना भी उसमें एक्सपीरियंस बता देता हूँ क्योंकि आई यस अप्लाइड इन 2018, तो यस। मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, सर आप नेक्स्ट और। पीपीएस पीएमएस के थ्रू आपने किया है या सीएसएस? जी, आप सर क्वालिफाइड पीएमएस के थ्रू है या सीएसएस? मेरे ख्याल है आप थोड़ा सा लेट आए हैं, आपने हमें लेट ज्वाइन किया है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है। करंटली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए। मेरा जी सर। थ्रू एफपीएससी हमारी एलोकेशन होती है, और मैं सीएसएस क्वालिफायर भी हूँ, पीएमएस क्वालिफायर भी। तो माशाल्लाह सर, माशाल्लाह जी सर। जी। अल्लाह पाक पीएमएस कामयाब आपको करे पता खूब। है वो थ्रू पीपीएससी होता है, और सीएसएस यू नो इट इज थ्रू एफपीएससी। अच्छा जी, यस। नेक्स्ट जो है और कौन हमारे पास है इधर मौजूद? रहमान शामी। जी रहमान, क्विकली। अच्छा, अगर किसी कोई बंदा नहीं रिस्पॉन्ड करता तो अगला अगला कर दिया करे, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। उस्मान मुगल। जी उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं माहीन हूँ, उस्मान के अकाउंट से जो है वो ऑनलाइन हूँ क्लास ओके लेने के लिए। ओके। सर आई हैव डन माय बीएफए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। माय मेजर इज मिनिएचर पेंटिंग हम्म। एंड recently I applied for ASF inspector हम्म and assistant director for both हम्म। posts। ओके, जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है पीपीएससी एफपीएससी के साथ? नो, एज फर्स्ट सच कोई टाइम आपने? एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है अच्छा। कि जो है अभी जो पोस्ट आई हैं उनमें अप्लाई किया है।
वैसे जो है ये है कि इंटरेस्ट है पुलिस में और FIA में जाने का। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपका ख्वाब पूरा करे। हाँ जी, आमीन। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? जी, कौन है हमारे पास? अक्सा कियानी जी, मिस अक्सा कियानी, वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट यू? ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। कुछ लोगों के इंट्रोडक्शन नहीं हो पाए, कुछ लोगों के हुए हैं। तो अब जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन कराए हैं, और बेसिकली इंट्रोडक्शन का मकसद यही होता है कि एक मुझे आइडिया हो जाए कि हु एम आई डीलिंग विद। और मेरा मेरा इंट्रोडक्शन कराने का भी मकसद यही था कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मतलब पता लग जाए कि ही इज़ आवर इंस्ट्रक्टर, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, एंड द सेम गोज फॉर मी एज वेल, कि मैं थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों के एकेडमिक बैकग्राउंड ये है और आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस है FPSC PPSC के साथ। तो एज फार एज मतलब आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, द एक्सपीरियंस दैट आई हैव विद दीज कमीशंस। मैंने पहला पेपर दिया था 2013 में। तो मैं यूनिवर्सिटी में अपने 4th सेमेस्टर में था। तो मुझे एक शौक था कि यार मैंने ये PPSC की जो पोस्ट आती है मैंने इसे करना है, और उसके पीछे एक मोटिवेशन थी, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। तो आई न्यू कि यार मार्केट में तो बहुत बुरी सूरत हाल है, मैं ग्रेजुएट करके जाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो बस बहुत ही गुजारे वाली मिलेगी। तो सरकारी नौकरी का एक बड़ा मेरे मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी, हालात की वजह से भी, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्केट की ऐसे मतलब ऐसी कंडीशंस थी। और उसके अलावा एक दिल के अंदर भी एक ख्वाहिश थी, जब जब देखते थे किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाना, तो देखना कि यार ये बड़ा आलीशान ऑफिस है और बंदे आगे पीछे भाग दौड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको बताऊं अब, क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन से असेस किया है कि आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, यू आर फर्स्ट टाइमर्स। और ये क्लास भी मतलब मेरी आपके साथ क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो आप लोग जिस मंजिल पे अब जो है वो आप लोगों ने जिस मंजिल के लिए सफर आप लोगों ने तय कर लिया, तो ये वो मंजिल है जो बड़ी एडवेंचरस है। और आप इसमें बड़ा एंजॉय करेंगे, एंजॉय इस सेंस में करेंगे कि आपने आज तक जितना कुछ भी पढ़ा लिखा है, मतलब आप मोस्टली केमिस्ट्री के लोग हैं यहाँ पे, और मास्टर्स लेवल, हो सकता है कोई MPhil भी हो, तो यू आर ऑल वेल क्वालिफाइड। आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की क्वालिफिकेशन, उसमें कोई शक नहीं। अगर आप लोग डिग्री ले सकते हैं तो आप लोगों की जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके बारे में कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि द फर्स्ट टाइम आई अपीयर्ड इन PPSC, तो मुझे लगता था मैं जाऊंगा, पेपर देने जाऊंगा, मेरे सामने पेपर आएगा और हफ्ते बाद जब रिजल्ट आएगा तो लिखा होगा कि जी यू आर एलोकेटेड, और मेरी नौकरी लग जाएगी। तो मैंने बड़ा उसको कैजुअली पेपर दिया और मेरे 33 नंबर आए थे, 31 या 33 आए थे। इट वॉज इन 2014 एंड 13, जबकि मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने प्राइवेट BA की बेस पे मैं जो है एग्जाम में बैठ जाता था। मतलब मेरे में इतनी जल्दबाजी थी कि मैंने पेपर देना है, मैंने प्राइवेटली BA कर लिया और उसके बेस पे मैं बैठ जाता हूँ। बहरहाल एनी हाउ द फर्स्ट फ्यू पेपर्स आई फेल्ड मिजरेबली। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं वही वही इंसान हूँ कि जो मेरे मेरे मिड टर्म्स में मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, और मैं जब पेपर PPSC के पेपर में बैठता हूँ तो मैं टोटली फेल हो जाता हूँ। तो वाई दिस डिस्क्रिपेंसी, वाई दिस जो है डिफरेंस इन परफॉर्मेंस? हालांकि PPSC का ज्यादा आसान था, उस पे बड़े से बड़ी क्या पूछा हुआ था जी, कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ बताएं, अच्छा जी जो है ये डील हुई उस कंट्री के साथ, करंट अफेयर्स की, तो उसमें आप वो डेट बताएं, उसकी डील की क्वांटिटी बताएं। इस तरह की बातें थी बहुत ज्यादा। यूनिवर्सिटी तो आप पढ़ते हैं, आप में से जो लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाने हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी होती हैं, लैब्स भी करनी होती हैं। बट द पॉइंट इज के ये यहाँ पे डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। अब मेरा टास्क है, मतलब ये क्लास तो सर वैस की है मेरे साथ आपकी पाकिस्तान अफेयर्स में इंटरेक्शन होएगी। क्वेश्चन इज कि यहाँ पे किस तरह से स्टीयर करना है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना है। तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे रूल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे कोई बंदा ग्रेजुएशन में 4 GPA लेके आ रहा है, कोई बंदा ग्रेजुएशन में 2 लेके आ रहा है, वो सारे बराबर है।
एक चीज आपको फायदा देगी, मतलब मुझे ऑल थ्रू आउट माई ईयर्स 2013 14 15 16 एंड दिस इज व्हाट 2022, एक चीज आपको फायदा देगी और वो है आपकी मोटिवेशन। वो है आपके अंदर एक डिजायर, योर द एपेटाइट इनसाइड यू। वो आपके अंदर एक भूख लगी हुई है ना कि मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, जिस तरह अभी किसी ने कहा मुझे एफआईए में जाने का शौक है। ये जो अंदर का शौक है ना, ये आपको, आपका मोमेंटम, आपका कॉन्फिडेंस ये सस्टेन रखेगा। आपको चाहे शुरू में जितने मर्जी आपके पेपर फेल हों, जब तक आपकी वो डिजायर कायम है ना। मुझे एक मेरे जो है सर ने प्रॉमिस किया था, मैं मतलब जिस तरह आप मतलब पढ़ रहे हैं, मुझसे मुझसे पढ़ रहे हैं, आई एम हियर एज अ मेंटोर। तो एट मतलब फ्यू इयर्स बैक मेरी भी इस तरह एक मेंटोर थे, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग कि यार तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे परसिस्ट कर जाते हो, क्योंकि यहाँ पे फेलियर्स भी हैं, नाकामियां भी हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि यू विल से कि यार मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इस फेज को काट लेते हो तो टाइम विल कम कि तुम्हें, यू विल गेट एडजस्टेड समवेयर, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे तुम यकीनन लग जाओगे। और वही हुआ, मतलब आई एम्ड फॉर सीएसएस, आई एम्ड फॉर पीएमएस। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी, मुझे नहीं, मैं एफआईए के लिए नहीं निकला था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैंने आई विल बी वन डे असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए। तैयारी में वो कर रहा था, बीच में ये पोस्ट आई, मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, मतलब आई गॉट एलोकेटेड। द पॉइंट इज कि आप इस जर्नी पे जा रहे हैं, और देखें, आप में से कोई पुलिस का दे रहा है, आप में से कोई एफआईए का दे रहा है, आप में से कोई लेक्चरर का दे रहा है। इंटरेस्टिंगली हमारे मुल्क का एग्जामिनेशन सिस्टम जो सरकारी एग्जाम्स हैं, उनका एक सिस्टम ऐसा है कि सारों की तैयारी एक ही है। जो जनरल नॉलेज की तैयारी है वो एक है, चाहे आपने इंस्पेक्टर का देना है, एएसएफ का देना है, आपने एफआईए का देना है, क्वेश्चंस आर सेम, सेम चीजें हैं। तो लिहाजा जो बात करने का मकसद है, मैं अब कट शॉर्ट करता हूँ बिकॉज मैंने आपको आगे पढ़ाना भी है। जस्ट गिविंग यू सम मोटिवेशन कि ये वो रास्ता है। आप, और बिलीव मी, एक दफा आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, जो आपके साथ वाले, मतलब हो सकता है आपकी अभी नौकरी ना लगी हो, आप उन्हों को देख रहे हो जिनकी नौकरी लगी हो और वो डेली जाते आते हो, आपके दिल में हो कि यार वो बंदा नौकरी कर रहा है, मेरे साथ का ग्रेजुएट है। बिलीव मी, आप जब इस प्रोसेस से जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, जो आप लर्न करेंगे, एक एवरेज बंदे से आपका मेंटल लेवल ज्यादा होएगा। यू विल बी अ जेम अमंग जो है वो ऑल द पीपल। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें कोई मतलब मैं आपको कोई ऐसी फेक बात नहीं कर रहा। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स विच आई हैव फेल्ट इन मी। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत बातें होगी, अब मैं जरा स्लाइड्स खोल लूँ और इसको जो है वो शुरू करते हैं। स्लाइड्स खोलने में 1 मिनट लग जाएगा बिकॉज वो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ व्हाट्सएप से। किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो हम टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है क्विकली वो जरा पूछ ले, जो अभी बात हुई है, फिर मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ। अच्छा, आपकी अभी कोई क्लास नहीं हुई? ये टोटली आपकी फर्स्ट क्लास है? यस सर, यस ये सर। फर्स्ट ही है।
एक मिनट, स्लाइड खुल गई है अब, लेट मी चेक। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी। अच्छा, ये हमारी जो है ना स्लाइड, नजर आ रही है। इसमें स्लाइड्स में एक हमारा एक मैप भी है, लेकिन वो जो मैप है, वो अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो आई हैव opened another map using this Google facility, because it is the same map over which you see. तो मैप हम यहाँ से देख लेते हैं, बाकी जो है हम ये, अच्छा जी, ये जो है आपका स्टूडेंट्स, दिस इज द पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी, एंड यू नो ज्योग्राफी इज डीपली रिलेटेड विद दिस करंट अफेयर्स। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा जब ये इंटरव्यू हुआ सीएसएस का, तो मतलब अब ये मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरा जब इंटरव्यू हुआ सीएसएस का, जस्ट द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज दैट यू नो कि हाउ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी इज एज फार एज दिस करंट अफेयर्स इज कंसर्न। उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी के सवाल किए, मतलब इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स जो है वो पूछे। तो इसलिए जो ज्योग्राफी है, एक तो आपके पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मतलब ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, यही आपसे इन्हीं की डायमेंशंस आपसे पूछी जाएंगी। बहुत ज़्यादा भी कोई चेंजेस नहीं होएगी। अब ये लेट सपोज वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, नेक्स्ट टाइम कॉपर प्रोड्यूसिंग आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। इसलिए ये जो मैप की जो रीडिंग है, मैप की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके पेपर में तकरीबन 5 नंबर का फ़र्क लेके आ सकती है। अब 5 नंबर का फ़र्क, मैं कहता हूँ कि ये इसी तरह ही है जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में कोई 20 नंबर का फ़र्क आ जाता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। वो इस वजह से, क्योंकि जितना का टफ मेरिट होता है, तो एक एक नंबर पे, बल्कि इवन के 0.25 के डिफरेंस से जो है वो मेरिट लिस्ट चेंज हो जाती है, मेरिट पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि एक एक नंबर पे कई कई लोग बैठे होते हैं। तो अगर उसने किसी ने अगर एक सवाल गलत भी कर दिया, उसका 0.25 कट जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है आपका, उसका उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो अब क्योंकि अगर आप में से कोई अगर एफपीएससी दे रहा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, और उस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका मेरिट बड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, आई होप यू, जो है मैडम आपको भेज देंगी या सर भेज देंगे, जो भी है, आई एम नॉट श्योर कि आपको जो है वो मैडम ने भेजना, सर ने भेजना है। बहरहाल आई एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट दीज नोट्स एज वेल। तो इसको बहुत ज़्यादा कोई कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ओवरऑल नोट्स हैं, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह ये सर शेयर कर देंगे। दिस इज़ द नेम ऑफ योर एक्चुअल टीचर who will be taking your class henceforth। अच्छा जी, ज्योग्राफी से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात है कि आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो आपने फ़ौरन ही देख के परेशान नहीं हो जाना कि यार ये चीज़ें कैसे याद होंगी, क्या ऐसे करेंगे। बिल्कुल नहीं होना। इट इज़, बिलीव मी, वेरी सिंपल। करना क्या क्या है,
ये चीजें आप नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन फीचर्स हैं जो आपसे पूछे जाने हैं पेपर में। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पेपर बाद में देख लेना, इसलिए जो अभी मैं आपको जो डायमेंशंस बता रहा हूँ, इसके बाद आप कोई भी चीज देख लेना पेपर की, जो एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न, इन डायमेंशंस के अलावा कोई चीज नहीं होएगी। अच्छा, अब वो डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? लेट मी टेल यू। सपोज ये मैप है, ठीक है। अ, इस मैप में, इस मैप से जो चीजें आपके पेपर में आएगी, अब ये नोट नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। माउंटेन्स, माउंटेन्स पूछे जाएंगे, रिवर्स पूछे जाएंगे। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिवर्स हैं, ये हमारे बल्कि यहाँ पे मेंशन भी हैं कौन कौन से रिवर्स हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स की पीक, रिवर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, पेनिनसुलाज, ठीक है जी, पेनिनसुलाज आगे। वर्ल्ड कैपिटल्स, वर्ल्ड कैपिटल में आपको कभी नहीं पूछेगा जी वो यूएसए का यूएसए का कैपिटल कौन सा है, कभी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। वेरी रेयर केस कोई अगर एक आधा कोई वैसी किसी ने पूछ लिया, लेकिन मोस्टली वर्ल्ड कैपिटल वही हैं जो छुपे हुए मुल्क हैं। मसलन आपको पता है कि जी अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, कभी नहीं पूछेगा। हाँ, बोलिविया का क्या है, ये वो पूछेगा लाजमी। अभी इंटरव्यू हुआ है सीएसएस का, तो मेरे दोस्त से पूछा है कि जी ये भूटान का बताएं कैपिटल। तो कैपिटल्स जो हैं ये आपको पूछे जाएंगे, ठीक है जी। कंट्री, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी कंट्री है, ठीक है। फिर जहां जहां ये कंट्रीज है वहां वहां ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। वेस्ट अफ्रीका में ऑर्गेनाइजेशन है, ये अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है जी। ये एशियान है, यहाँ पे सार्क है, यहाँ पे नेफ्टा है, ये नेटो है, यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट था, दिस इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको मैप नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? मैप नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी जी। जी जी सर, आ रहा है। जी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, फिर डेजर्ट्स, डेजर्ट्स किधर हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ल्ड फीचर्स, ये मेन चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी। अब करते क्या है, अब इसको ये जो इतनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मेरा तरीका ये है कि बजाय कि मैं आपको रट्टा मरवाऊं इसका, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे टीचिंग का मकसद है कि मैं आपको ही आपका आपके कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ बिठा दूं, ताकि एक दफ़ा आप सुन लें, आपको ज़िंदगी में कभी ना ये जो है वो भूले, ठीक है। तो इसको जो है वो इस तरह से स्टार्ट कर, पहले जो है ना वो आप आ जाएं माउंटेन्स पे। अब मैंने आपको बताया कि मैप मैं गूगल से यूज़ करूंगा बिकॉज मैप मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वर्ल्ड फिजिकल, ये सही है मैप। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की साइड से या तो some of the perspective of cartography is the Indian perspective, और उन्होंने आपको पता है जो उनकी वेबसाइट से जो मैप होते हैं उसमें मनपसंद फिर नाम होते हैं और वो बाउंड्रीज वगैरह अपनी मर्जी से बनाते हैं। ठीक है जी, ये मैप आपको क्लियर है, ये प्रॉपरली नज़र आ रहा है आपको? मजीद जूम इन मैं नहीं मैं इसको जूम इन नहीं कर सकता। आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक फिजिकल मैप है। अच्छा, फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप होता है जहां पे कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपने ये याद रखनी है, मैं यहाँ से फिजिकल मैप आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं ना, पहले तो ये फर्क कर लें कि जी कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट लैंड है। जी एनीवन कोई रफ आइडिया, कितने परसेंट वाटर है जमीन पे? जमीन जो है आपकी उस पे कितने परसेंट लैंड है? ग्लोब जो है आपका कितने परसेंट लैंड है, कितने परसेंट वाटर है? जी क्विकली, 71% वाटर। एग्जैक्टली। आपने 70 क्यों नहीं कहा? ओह सॉरी, मैंने पहले 70 सोचा था। नहीं, 71 सही आप कह रही हैं, मतलब नहीं मैंने एक सर, दफा, मैं आप बताता हूँ 70.2 है। यार, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक दफा पीपीएससी का एग्जाम दिया 2020 में, तो उसमें 71 जो है ना ऑप्शन था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर ऑप्शन क्या टिक करना चाहिए, वैसे तो 70 पॉइंट समथिंग में आता है, मतलब यू आर राइट। लेकिन अगर ऑप्शन में 70.2। 71, अगर 70 भी हो, 71 भी हो, बाकी ऑप्शन 70 और 71,
ठीक है, इनके दरमियान जो है, जो रेंज है, वो आपने उसको माइंड में रखना है। अगर तो रेंज का नहीं है, 71 लिखा हुआ है, एक जगह 80 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 71, तो इट इज 71। 70, एक दफा मैंने आपको बताया किस तरह हुआ था, पेपर मैंने दिया 70 और 71 था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑप्टेड फॉर 71। तो मेरा भी ओपिनियन यही है कि 71% जो है ना, इसको मतलब कंसिडर करना चाहिए। 29% फिर आपका हो गया वाटर हो गया, ठीक है। 29% इज योर वाटर। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट हैं। और ये मतलब अब कॉन्टिनेंट में आपको ऐसे इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, आप में से कुछ लोगों की केमिस्ट्री भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंट। एक पीस ऑफ लैंड होता है जहां पे, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हों, ठीक है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इज अ पीस ऑफ लैंड जहां पे, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हों। ये अपना प्लीज माइक म्यूट कर लें, क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है। तो लिहाजा आपके पास अब टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं जी? यू हैव हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? क्विकली क्विकली स्टूडेंट्स, ये जरा सेवन हमारे इंटरेक्टिव लेक्चर सेवन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, काउंट कर लें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब आप लोगों को पता है जी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बच्चे भूल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया तो कंट्री भी है, हाउ कम इट, ये कॉन्टिनेंट किस तरह से हो गया? बिकॉज देखें, यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है, ये छोटा सा आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज द न्यूजीलैंड, दिस इज न्यूजीलैंड इनफैक्ट। ओ ओशियाना जब हम कहते हैं, ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, जजीरे नुमा मुल्क जो हैं, वो इधर इधर आ जाते हैं, तो इनको कलेक्टिवली एक ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे सामने आता है। अच्छा, ये कॉन्टिनेंट्स जो थे ना, मैं आपको बता दूं, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। क्या आपको ये नक्शा देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली चीज जो है, ये इधर इधर फिट हो जाती है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना किस तरह ये ब्लॉक्स की तरह एक वो बने हुए हैं। दिस थिंग इज एज इफ के इसको यहां से तोड़ा गया, स्लाइस किया गया, ठीक है। इसी तरह ही आप मतलब इंडिया की यहाँ पे ये देख लें, ये इंडियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला का आपको पता है क्या होता है? चलें यहाँ से एक और क्वेश्चन की हम तैयारी कर लेते हैं। पेनिनसुला होता है एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो सारी साइड से पानी से घिरा हो, सिर्फ एक साइड जमीन के साथ अटैच हो। अब यहाँ पे ये देखें, आप लिखा हुआ है अरेबियन पेनिनसुला, ये इसकी तीनों साइडें जो है वो पानी से घेरी हुई हैं, एक साइड इसकी जमीन के साथ अटैच है। सेम गोज फॉर दिस इंडियन पेनिनसुला। ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला, क्योंकि तीनों साइड से पानी और एक साइड से ये अटैच अटैच है विद द लैंड, ठीक है। अब ये इंडियन पेनिनसुला आपको यहाँ पे, इस ये ऐसे लग रहा है जिस तरह यहाँ से टूट के यहाँ गया हुआ है। तो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे जी स्टूडेंट्स सर भी रिज्वाइन कर लेंगे, माइट बी अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, सो अब सब यही हैं, भी 2-3 मिनट तक सर रिज्वाइन कर लेंगे क्लास को। थैंक यू।
जी आवाज आ रही स्टूडेंट्स? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, कम आवाज आ रही है सर। अच्छा मेरी जरा क्लास हो रही, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हाँ, करनी तो है सर होस्ट? सर आवाज आपकी जो है ना वो कट करके आ रही है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। अली हैदर काइंडली आप मुझे होस्ट वापस कर सकते हैं? आप मिस्टेकनली होस्ट हो गए हैं सिलेक्ट, सो काइंडली आप होस्ट की सीट को मैं सर को होस्ट कर दूं। थैंक यू। अली हैदर, अली हैदर आप मुझे सुन सकते हैं? काइंडली सर को होस्ट कर दें या होस्ट की सीट को लीव कर दें। मिस्टेकनली होस्ट सेलेक्ट हो गए आप। सर का इंटरनेट प्रॉब्लम था तो आप होस्ट सेलेक्ट हो गए हैं। काइंडली अनहोस्ट कर लें खुद को। यार आई थिंक वो मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं है, या आपको बना दिया होस्ट दोबारा। जी मुझे होस्ट बनाएं ताकि फिर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। ओके थैंक यू। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलें जी, मैं क्या कह रहा था आपको। हाँ, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए थे। अगर ये आप पिक्चर देखें गूगल पे, जो मैंने अभी गूगल की हेल्प से जो लिया हुआ है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे दे वर वन लैंड मास। ठीक है, और इस तरह से आप इसको विजुलाइज मतलब कर सकते हैं। अच्छा ये जस्ट नाम याद कर लें, ये आप छोड़ देंगे नीचे परमियन 250 बिलियन ईयर्स अगो, जस्ट रिमेंबर द नेम। कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स अगर आप एक दूसरे के करीब लें और जोड़ लें तो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है। दिस इज दिस एंड दिस कॉन्टिनेंट इज मतलब ये इस तरह से था। ठीक है, एंड दिस कॉन्टिनेंट वाज पेनेगिया। आई होप आई एम पैनगिया। ठीक, पैनगिया जो है सुपर कॉन्टिनेंट था। अच्छा ये जस्ट आपने नाम याद रख लेना है, वो नाम पूछता है। अच्छा जब ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए, सेपरेट अब कैसे हुए? सेपरेट ऐसे हुए, इसके बारे में एक थ्योरी है। अब थ्योरी का जस्ट नाम याद कर लें। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ नहीं भी आती, इट डजेंट मैटर, बिकॉज ऑल वी नीड राइट नाउ इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज जनरल नॉलेज। तो द थिंग इज दैट एक्सक्यूज मी, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हुए बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स आप जस्ट उसका आइडिया ये ले लें कि द एंटायर कॉन्टिनेंट इज इन मोशन। मोशन मतलब कि ये इट इज ये जो कॉन्टिनेंटल लैंड मैस है, ठीक है, ये जो जमीन है, इट इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब फ्लोट किस तरह कर रहा है? ये उस तरह से नहीं जिस तरह हम एक शिप को देखते हैं, उस तरह से नहीं। ये एक बहुत बड़ा लैंड मैस है जो कि बहुत स्लो मोशन में जो है ना फ्लोट कर रहा है। तो इसी वजह से ये एक दूसरे से कॉन्टिनेंट दूर हो रहे हैं। ठीक है, पहले सिचुएशन ये थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूर होते 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 ये इस तरह से जो है ना ये सूरत हाल बन गई। एक तो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम याद है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कॉन्टिनेंट जब मूव करते हैं एक दूसरे से, जब दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे जस्ट आप इमेजिन करें कि एक तरफ आप खड़े हैं और एक तरफ आपका दोस्त खड़ा है, और जब आप एक दूसरे और दरमियान में कागज खड़ा है, कागज जो है आप लोगों ने पकड़ा हुआ है। अब एक बंदा कागज को उस तरफ खींच रहा है और एक बंदा कागज को उस तरफ खींच रहा है, तो दरमियान में क्या चीज एक बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। आप कागज को खींचेंगे तो वो फट जाएगा दरमियान से, करेक्ट?
यही काम हमारी अर्थ के साथ हो रहा है। अर्थ के साथ कैसे हो रहा है, जस्ट इस चीज को फॉलो करें। अब ये वाला कॉन्टिनेंट जो है, ये वाला पूरा मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप कह लें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये आपका एशिया, अफ्रीका वगैरह सारा, ये इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि ये स्लो मोशन में इस तरफ मूव कर रहा है। यार आप सारे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? मुझे जरा रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि आई नो यस सर समवन इज लिसनिंग टू मी। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल लैंड मैस ये इस तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये वाला कॉन्टिनेंटल लैंड मैस मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ मूव कर रहा है। एक चीज राइट की तरफ मूव कर रही है, एक चीज लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो दरमियान में क्या चीज बन जाएगी? एक मतलब जिस तरह कागज को हम खींचते हैं तो दरमियान में एक लाइन बन जाती है, दरमियान से वो फट जाता है। तो द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये वाइट वाइट लाइन क्या चीज है? ये आप नोटिस कर रहे हैं? व्हाट इज दिस वाइट लाइन? ये जो आपको हल्का सा ये जो रिज, ये जो लिखा हुआ है मिड अटलांटिक रिज, व्हाट इज दिस रिज? ठीक है, तो ये रिज आपका इसी तरह ही बन रहा है कि आपकी जो समंदर है, समंदर के या जो आपका ओशन है, ओशन के बॉटम पे जो है आपकी जमीन टीयर अपार्ट हो रही है, जमीन आपकी फट रही है नीचे से। ठीक है, खिंचाव हो रहा है, ये यहाँ पे खिंचाव इस तरफ है और इधर खिंचाव इस तरफ है, तो यहाँ पे ये जो है इसी तरह ही है जिस तरह कागज को आप फाड़ रहे हैं, दरमियान में से उसकी गैप आ रहा है। तो दिस इज द व्हाट वी मीन बाय रिज। रिज हो कि जमीन फट रही है और नीचे से जो वॉल्केनो है, वॉल्केनिक लावा, वो निकल रहा है। आपको पता है जमीन के अंदर जो है वो गर्म फ्लूइड होता है जिसको हम लावा कहते हैं। तो जमीन के अंदर से मैग्मा निकल रहा है बिकॉज इट इज अंडर द ओशन। तो वो जो मैग्मा निकलता है, वो जो जमीन के अंदर से जो फ्लूइड निकल रहा है बिकॉज जमीन फट रही है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। अब यहाँ पे दिस थिंग इज नोन एज मिड अटलांटिक रिज, तभी इसको हम वो कहते हैं रिज। अब इस तरह दुनिया में बहुत सारे जो है वो रिजेस हैं। फॉर इंस्टेंस दिस इज मिड इंडियन रिज, इसका मेरे ख्याल है कोई और नाम भी था, इसने मिड इंडियन रिज नाम ले दिया। खैर एनीवेज, दिस इज मिड इंडियन रिज, दिस इज साउथ ईस्ट इंडियन रिज। अब आपको जो पूछेगा वो आपको मिड अटलांटिक रिज का पूछेगा। अच्छा, ये वो जोन होता है जहां पे क्योंकि जमीन से फ्लूइड निकल रहा है, वो ठंडा हो रहा है, ठंडा होके वो जमीन का हिस्सा बन रहा है, वो एक सरफेस बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स। बल्कि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि हम एक ही मैप से हम मल्टीपल चीजें तैयार कर रहे हैं। नेपोलियन को जब किक आउट किया गया था यूरोप से, यानी कि नेपोलियन को जब डिफीट कर दिया था वेस्टर्न पावर्स ने, इंग्लैंड, बेल्जियम वगैरह, तो उन्होंने उसको एक एक आइलैंड भेजा था। और वो आइलैंड कहाँ पे? सेंट हेलिना, यहाँ पे करके कहीं आइलैंड है, यहाँ पे दरमियान में। तो आप मतलब वो देख लें अब यूरोप से कितने फासले, बिल्कुल जो है ना हर तरह की आबादी से दूर, और इधर करके। एंड इवेंचुअली ही डाइड इन 1821। तो द पॉइंट इज कि ये वो इलाका है मिड अटलांटिक रिज जहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड्स भी हैं, जहाँ पे जमीन की जो सूरत हाल है वो इट इज टेयरिंग अपार्ट। रिज का कॉन्सेप्ट आपको आ गया। अच्छा, एक जगह तो जमीन मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, कुछ जगह पे जमीन एक दूसरे के करीब आ रही है। मिसाल के तौर पे आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैनी मैनी ईयर्स अगो ये यहाँ पे अटैच था। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। ये मैं आपको मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ पिक्चर, यू विल बी अमेज्ड। मतलब ये आप देखें कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये आपका अफ्रीका है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की पिक्चर है, मतलब इस तरह से शेप है कि एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि ये एक लैंड मैस था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अटैच विद द अफ्रीकन प्लेट, इस तरह से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आगे आगे चलता गया। ये इंडियन प्लेट जो है, इसको हम प्लेट कहते हैं, जो आप चलें कॉन्टिनेंट समझ लें इसको। जो इंडियन कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ की तरफ जाता रहा, ये जाके हिट कर गया किसको? यूरेशियन को, यानी कि यूरोप वाली प्लेट को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। यूरोप और रशिया दोनों को मिला के कहते हैं हम यूरेशिया। ये वहां पे जाके हिट कर गया। अब ये न्यूमरस आप देख सकते हैं, आप इसको समझ लें। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये इसने ऊपर ट्रेवल करते करते यहाँ पे जाके हिट कर गया और यहाँ पे अटैच हो गया। अब सवाल ये होता है कि जी किस चीज ने इसको रोका, किस चीज ने इसको मिसाल के तौर पे अगर आप एक चीज को फिक्स करना चाहते हैं, आप
एक कील ठोक देते हैं। मैंने कागज जमीन पे जो है कागज को दीवार पे फिक्स करना है, मैं कील लगा दूंगा। इसी तरह आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, मतलब मैं आपको जरा एक लार्ज मैप दिखाऊं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब आपको यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ जब फिक्स होता है, तो यहाँ पे जो है नेचर क्या करती है कि वो इसको फिक्स रखने के लिए यहाँ पे कील लगा देती है। अब कील क्या है? वो कील है आपके पहाड़। यानी कि अब जब भी आपके दो कॉन्टिनेंट्स टकराते हैं एक दूसरे से, जब भी आपके दो कॉन्टिनेंट्स या दो प्लेट्स एक दूसरे से हिट कर रही हैं, तो जमीन, उनका जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे से जब हिट करती हैं तो उठ जाती हैं। जिस तरह दो गाड़ियां आपस में क्रैश करें तो उनको आपने देखा होगा कि उनका बोनट जो है दोनों का, वो थोड़ा सा उठ जाता है। वो ऐसे लगता है जिस तरह पहाड़ एक बना हुआ है, दोनों के दोनों बोनट्स जब टकराते हैं तो बोनट्स कोलैप्स होके फोल्ड होके उठ जाते हैं। इसी तरह ही आपके माउंटेन्स बनते हैं। जहां जहां आपके कॉन्टिनेंट्स जाके हिट करते हैं, एक दूसरे से क्लैश करते हैं, वहां पे वो जमीन राइज कर जाती है, वहां पे आपके माउंटेन्स बन जाते हैं। इसी वजह से अक्सर आपकी प्लेट बाउंड्रीज जो है वहां पे माउंटेन्स एग्जिस्ट होते हैं। और ये देख लें आप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपकी हिमालय रेंज, एंड दिस इज द हिंदू कुश रेंज एंड द काराकोरम रेंज। ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे सवाल आ जाए, अब मैं वो बड़े कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि ये आपको भूलनी नहीं चाहिए, और आप तुक्का भी मारेंगे तो आपका मतलब राइट टू द पॉइंट लग, मतलब मैंने एटलीस्ट ये इस तरह किया था कि दुनिया की हाईएस्ट रेंजेस कहाँ पे हैं, सबसे जिनकी बुलंद वो जो चोटियां हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यहाँ से टूटना, अफ्रीका से टूटना और यूरेशिया जाके हिट कर जाना, ठीक है, ये जियोलॉजिकली स्पीकिंग एक बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है। मतलब ये सबसे लेटेस्ट इवेंट है, तो लिहाजा दिस इज द लेटेस्ट इवेंट। तो यहाँ पे जो पहाड़ फॉर्म हुआ है दैट इज अ यंग माउंटेन, यंग माउंटेन्स है यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रेंजेस हैं, और माउंटेन यंग तभी होता है कि जब माउंटेन की हाइट बहुत ज्यादा हो, बिकॉज आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ माउंटेन अपना मैस लूज करता रहता है। माउंटेन जो है उसकी हाइट छोटी होती रहती है, छोटी होती रहती है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यहाँ से टूटना, इस जगह से टूटना और यहाँ पे जाके हिट हो जाना और यहाँ पे माउंटेन्स बना लेना, दिस इज अ रिसेंट फिनोमिना। लिहाजा इसी वजह से आपको दुनिया की सारी बुलंद तरीन चोटियां आपको यहाँ पे मिलती हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्विकली, हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। K2। इसी तरह ही आप नंबर ऑफ पीक्स को आप देखेंगे तो एवरेज हाइट आपको मिलेगी 8,600, 8,800, ठीक है जी, 8,500 मीटर की बुलंदी पे 8,400, ये आपको हाइट मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस ये होंगे कि अगर वो आपसे हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट की है 8,850, ठीक है, K2 की है 8,611, यानी कि की रेंज में है, 8 की रेंजेस में, 7 की रेंजेस में है यहाँ। अच्छा, जो मैंने आपको जो ओल्ड माउंटेन्स हैं, पुराने माउंटेन्स, वो आपको अक्सर कहाँ मिलेंगे? मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साउथ अमेरिका, और ये आपके सामने है, देखें यहाँ पे रेंज कितनी है, 6,900, 6,200। यहाँ पे आप यूरोप में आ जाएं 4,800, बिकॉज ये बहुत पुराना फिनोमिना है। वक्त के साथ साथ माउंटेन ने भी अपनी हाइट लूज कर दी। तो माउंटेन का सबसे आपको माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ कि माउंटेन्स आपके जहां जहां पे भी हैं, यंग माउंटेन्स इधर हैं, ये इस इलाके में, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि माउंटेन्स बन गए हैं, मतलब आप ये देखें ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने यूरेशियन प्लेट को हिट किया, इन दोनों की बाउंड्रीज पे माउंटेन्स बन गए। आपके एशिया के तकरीबन सारे रिवर्स भी वो इन दोनों की बाउंड्री की वजह से, ये जो एरिया बना है, दिस एरिया हिमालयाज से आपके रिवर्स फ्लो करते हैं। अब मैं आपको क्विकली मतलब आई शो यू अ मैप, South Asia physical map. So the zoom in and you will get more clarity on what I am trying to say. अच्छा, ये आप देखें, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इसके कील लगे हुए हैं। कील से मेरा मुराद है कि द मतलब द स्टिच ऑफ द इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। ये आपकी पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है, या आपकी काराकोरम रेंज के साथ हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज,
और ये आपका जो है वो हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज, कीर्ति रेंज, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे माउंटेन टॉलेस्ट हैं और हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में। इनके मुकाबले में कोई माउंटेन, अब वक्त के साथ साथ क्या होएगा, इनकी हाइट भी छोटी जो है वो होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि आपके ये माउंटेन बहुत ज्यादा हाई हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये जो इलाका है आपका यहाँ पे, अच्छा, जो सबसे हाईएस्ट चीज होती है हमारे घर में, हम उसे कहते हैं इट इज द रूफ टॉप, करेक्ट? मतलब बात समझ रहे हैं ना? जो सबसे हाईएस्ट होती है हम उसे कहते हैं इट इज द रूफ टॉप। अगर पेपर में सवाल, और ये एक्चुअल सवाल है, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि वेयर इज द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप सिंपल आप उस जगह आप पिक करेंगे जो साउथ एशिया, एंड द बेस्ट आंसर वुड बी तिब्बत, TIBET। यहाँ पे जो है ना, ये इलाका जो है रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आप नोटिस ये मजीद करेंगे कि ये आपको ब्लू ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं सर काइंडली ये तकरीब। पॉइंट रिपीट कर दें। यार देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो सारी ये जो पूरी रेंज है, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा हाइट है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल इज दैट, ठीक है ना। अब देखो ना, आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया, मतलब अब आपसे वो जितनी मर्जी इस चीज से सवाल पूछ ले, यू विल बी अनबिटेबल। अच्छा, ये आप देख रहे हैं सारी ये जो ब्लू लाइंस हैं, व्हाट आर दे? ये रिवर्स हैं। अच्छा, ये सारे के सारे रिवर्स, आप इनको धागे समझ लें, ये सारे के सारे धागे और इनकी लाइनें ये यहां से इमर्ज कर रहे हैं, इस एरिया से, इस एरिया से, ठीक है। अच्छा, साउथ एशिया में मोस्टली जो आपके रिवर्स निकल रहे हैं वो भी आपकी इसी रेंज से निकल रहे हैं, हिमालय रेंज और तिब्बतन प्लेटू। प्लेटू भी माउंटेन होता है, लेकिन प्लेटू माउंटेन कैसा होता है, जिस तरह आप समझ लें कि पहाड़ तो होता है ना जिसकी ट्रायंगुलर चोटी होती है, प्लेटू माउंटेन होता है टेबल जैसा माउंटेन, ठीक है। प्लेटू पहाड़ जिसकी चोटी ना हो, जो टेबल की तरह ऊपर से फ्लैट हो, बस दैट इज अ प्लेटू। ये तिब्बतन प्लेटू है, यानी कि ये एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, जितने भी रिवर्स हैं एशिया के, ये मैं आपको बहुत एक मजे की बात बता रहा हूँ, जितने भी रिवर्स हैं एशिया के, मोस्ट ऑफ द रिवर्स वो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखिए रिवर कहाँ से निकलता है? जहाँ पे हाइट ज्यादा हो, वहां पे बर्फ होएगी, वहां से पिघलेगा, वहां से पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आके कहाँ ड्रेन करेगा? यहाँ सी में कर देगा। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं? सिंपल इज दैट, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप नाम ले सकते हैं उनके रिवर्स के। लेट्स सी कि आपका प्रायर नॉलेज कितना है जी। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्विकली यार आप लोगों को आना चाहिए जी। इंडस। यार दरियाए सिंध नहीं आपको पता? आपका अपना रिवर, कम ऑन, दैट फ्लोज फ्रॉम दिस तिब्बतन प्लेटू। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, फिर आपका इंडस जो है वहां से आता है। और आपके जो बाकी ये जो रिवर्स हैं, मतलब द रिवर्स दैट फ्लो इन टुवर्ड्स दिस व्हाट यू से, बर्मा और आपके ईस्ट एशिया में जो रिवर्स निकलते हैं वो भी सारे इधर से आ रहे हैं। ये देखें ना, मैंने मजीद आपको एक मैप में वो जो है दिखाया है। सो अब आपने किन किन रिवर्स के नाम याद रखने हैं? ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा है, चाइना तिब्बत से होके ये इंडिया, दोबारा बांग्लादेश। गंगा यहाँ से निकल रहा है। अच्छा, ये भी आप रिवर्स के नाम याद रख रहे हैं। रिवर सल्वीन, ALWEN, सल्वीन बर्मा से फ्लो करता है, ठीक है जी। रिवर इरवंडे, IRRWN, इंडस यहाँ से। वेरी सिंपल, बहुत ये आसान चीजें, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिवर्स नहीं अब आपको बोलते। अच्छा, कौन सा रिवर कहाँ पे फ्लो कर रहा है वो भी प्रिडिक्टेबल है। गंगा आपको पता होगा इंडिया से, ब्रह्मपुत्र भी इधर से ठीक है। अच्छा, ये तो हमने किया कर लिया। अब आप यहाँ पे आ जाएं, और मजीद माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी जो माउंटेन्स है अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनके नाम याद रख लेने हैं, ये जहां जहां पे भी हैं। और इंशाल्लाह ताला इनसे बार वो नहीं पूछेगा, मतलब मैंने नहीं देखा है सवाल। दुनिया की सबसे वो पूछता है लॉन्गेस्ट माउंटेन किधर है, सबसे लॉन्गेस्ट। एक होता है हाईएस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट।
लॉन्गेस्ट होता है कि जी लेट्स सपोज एक चीज यहां से शुरू हुई है, वो चलती जाए यहाँ पे एंड हुई है, ठीक है ना, उसका हाइट से ताल्लुक नहीं है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की वो इधर है, एंडीज, ये एरिया एंडीज, ठीक है। वर्ल्ड माउंट, यार मैं आपको माउंटेन मैप से दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, और ये यहाँ से शुरू होती है फ्रॉम द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, और ये सीधा पूरा कॉन्टिनेंट कवर करते 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 ये यहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपकी दुनिया में एंडीज है। साउथ अमेरिका में वो सिर्फ एंडीज का नाम पूछता है और किसी का नहीं पूछेगा। अब आप इधर नॉर्थ अमेरिका में आ जाए, नॉर्थ अमेरिका में आपकी माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? एपलाचियन माउंटेन रेंज, ठीक है, Appalachian and Rocky Mountains, बस आई थिंक दैट इज इनफ। दो माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में ये काफी है। अच्छा अब ये एपलाशियन, ये आपने याद रखना है, ये रही एपलाशियन और ये रही रॉकी माउंटेन्स। अफ्रीका में आ जाए, अफ्रीका में कौन कौन सी रेंजेस हैं? अफ्रीका में वो पूछता है आपसे कुछ दो तीन रेंजेस हैं जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। एक है एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स किधर है? एटलस माउंटेन्स हैं मोरक्को के नॉर्थ में, ठीक है। एटलस माउंटेन्स आपके मोरक्को के नॉर्थ में, ये रहे एटलस माउंटेन्स। इसका अपने माइंड में, अब मैं कंट्री का नाम आपको बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो। दूसरा है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग ये है साउथ में, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे, ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है जी। अच्छा अब इधर आ जाएं आप, ग्रेट रिफ्ट वैली। यार ग्रेट रिफ्ट वैली बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि ग्रेट रिफ्ट वैली आप समझने के लिए आप ये समझ लें कि जी जिस तरह अफ्रीका को जो है ना कोई बंदा, कोई फोर्स जो है वो अफ्रीका को शेयर कर रही है, तोड़ रही है अफ्रीका को। अब मैं आपको ग्रेट रिफ्ट वैली की एक आपको मैं पिक्चर वो दिखाता हूँ। ग्रेट रिफ्ट वैली मैप में आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये आप समझ लें कि जी लेट्स सपोज दिस इज अफ्रीका, ठीक है जी, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। और एक्चुअल में ये इस तरह से है, मतलब इस तरह से इसकी शक्ल है। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली हो ये रहा है कि जो अफ्रीकन प्लेट है यहाँ से उसके यहाँ पे एक जैसा होता है ना, दीवार में दरार पड़ जाती है, दीवार में क्रैक पड़ जाता है। तो आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे क्रैक पड़ गया, एक क्रैक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक वक्त आएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, कि ये यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये हिस्सा जो है ना जमीन का, ये वाला हिस्सा अब ये अफ्रीकन प्लेट से अलग हो जाएगा। अब इसी वजह से यहाँ पे कुछ लेक्स बन गए हैं, और मतलब यहाँ पे जो है ना बड़ी एक क्रैक सा एक बना हुआ है, ठीक है। और वो एक वैली सी बनी हुई है, तो उसको हम कहते हैं जी ग्रेट रिफ्ट वैली। मतलब आप ये, और वो क्यों है? वो इस वजह से है कि ये वाली प्लेट, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, इसकी जो है वो उस तरफ है, तो यहाँ पे नीचे एक क्रैक बन गया। अच्छा वो अक्सर पूछता है कि जी ग्रेट रिफ्ट वैली किधर है, तो दिस इज इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का जो है वो फीचर यही आपसे पूछेगा। अच्छा अब आप इधर आ जाएं, नॉर्थ पे आप आ जाएं थोड़ा सा, अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने आपको बताया कि जी पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला PENINSUL, सारी साइड पे पानी हो और एक साइड पे जो है ना वो मतलब जमीन अटैच हो। जस्ट लाइक आप ये समझ लें, ये इटालियन पेनिनसुला है, इसकी ये इटली का, इटली एज अ कंट्री, सारी साइड पे पानी है, सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये इसको इसलिए बता रहा हूँ कि
पीपीएससी में क्वेश्चन आता होता है कि जी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला किधर है, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है आपके सामने है, अरेबियन पेनिनसुला, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आप नॉर्थ पे आ जाएं, जाग्रोस माउंटेन्स, ये वो पूछता होता है अक्सर पेपर में, ईरान वाली साइड में है जाग्रोस माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा अब इधर मजीद नॉर्थ पे आ जाते हैं, ये है आपका यूरोप और ये एशिया है। अच्छा यूरोप और एशिया को मतलब आप किस तरह फर्क करते हैं यूरोप और एशिया, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस एक टेरिटरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दरमियान में कोई समंदर तो नहीं आता, तो कैसे फर्क पता लगता है जी ये यूरोप है वो एशिया है, क्या चीज डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को? आंसर इज कि एक नेचुरल बाउंड्री है इनकी। वो नेचुरल बाउंड्री क्या है? वो नेचुरल बाउंड्री है, आप अगर मैप जरा गौर से जूम, मतलब आई विश आई कुड जूम इन दिस मैप बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट। ये जो माउंटेन रेंज आपको नजर आ रही है, दिस इज द यूरल माउंटेन्स, URAL, यूरल। ये रेंज जो है वो सेपरेट कर लेती है यूरोप को एशिया से। ये देखें ना आप, ये जो रेड लाइन में उसने दिखाया हुआ, दिस इज द यूरल माउंटेन्स, ठीक हो गया। यानी कि आपका रशिया जो है, इफ इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, तो एक हिस्सा इसका रशिया का, यानी कि मोस्टली जो पॉपुलेटेड पार्ट है दैट इज इन यूरोप, बाकी इसका ये नॉन पॉपुलेटेड पार्ट या लेस पॉपुलेटेड एरिया जो है वो एशिया में है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप इधर आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, यहाँ पे आप एक ही रेंज याद कर लें एंड दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वैसे आपको नोट्स ये मिल जाएंगे जो ये हैं पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं, जो मैंने आपको माउंटेन्स बताए हैं, वो आप नोट कर लें, उसको आप लिख लें कहीं पे, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट विल अपीयर इन योर पेपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तैयारी का तरीका यही है कि दुनिया जहाँ की चीजें नहीं आप कर सकते, ना ही करनी चाहिए, हमने सिर्फ उन चीजों को टच करना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वर्ल्ड के। फीचर्स में आपको क्विकली जो मतलब मैं जितना हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं जो करने हैं आपने। अच्छा एक तो वो बड़ा बड़ा फेमस एक फीचर है, वो बड़ा अक्सर वो पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है जी? एनीवन नोज, एनी वॉलंटियर हु वुड लाइक टू टेल अस द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज व्हिच? सर डेड सी। चले मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वेग था, तो आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा और बताएं, ओशन पे बताएं डीपेस्ट पॉइंट। यार डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, दिस इज द मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अच्छा ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच होता है खंदक, खंदक ही कहते हैं ना ट्रेंच को। तो द पॉइंट, अगर आप मतलब मैरियाना ट्रेंच को अगर आप उसकी एक वो देखेंगे, मतलब मैप अगर आप देखेंगे उसका, एक्चुअली नो वन हैज बीन टू मैरियाना ट्रेंच, बट वी नो कि जो ओशन है, ओशन मतलब लेट सपोज दिस इज द ओशन, ये ओशन का फ्लोर है, तो मैरियाना ट्रेंच एक गड़ा सा है जमीन में, ठीक है ना। और ये कितना डेप्थ, कितना डीप है? अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर सी लेवल से, यानी कि समंदर से 11 किलोमीटर आप नीचे जाएं तो वो जाके आप, तो ये सबसे उसका जो है ना, और एंड द डेप्थ इज नोन एज मतलब चैलेंजर डीप, ठीक है। तो वेयर इज मैरियाना ट्रेंच? इट इज इन द पैसिफिक ओशन एंड इट इज नेक्स्ट टू वेयर, ये बताएं जरा। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हिंट भी आपको देता हूं, दैट इज नेक्स्ट टू गुआम, GUAM, विच इज द US टेरिटरी। अच्छा जो आपने बात की है वो है डीपेस्ट पॉइंट ऑन लैंड, ऑन लैंड,
एंड दैट इज द डेड सी। अच्छा चले मुझे ये बताएं, डेड सी को कौन सा रिवर फीड करता है? अब आपने बात कर दी है तो इससे एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। डेड सी को कौन सा रिवर फीड करता है? क्योंकि और डेड सी को डेड क्यों कहते हैं? जी यार, डेड सी को डेड इसलिए कहते हैं, सिंपल इज दैट, बिकॉज उसकी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट क्वांटिटीज हैं और उसकी वजह से एक नॉर्मल सी की तरह बिहेव नहीं करता। मतलब इतनी की हाई सेलिनिटी है उसमें कि वहां पे कोई मेरीन लाइफ नहीं है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इट इज डेड। इट इज जस्ट जो है वो बॉडी ऑफ वाटर डिवॉइड ऑफ एनी लाइफ फॉर्म्स। और वहां पे तो आपको पता है मतलब डूबना भी चाहे तो यू विल स्टिल फ्लोट ओवर देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैरियाना ट्रेंच को और इन्होंने जो जमीन पे बताया है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी आपका। अच्छा इसके बाद आपके रिवर्स आ जाते हैं। रिवर्स उसका टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स आपको क्विकली मैं जरा एक आइडिया दे देता हूँ। बाकी आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर बताएंगे कि हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई रिवर है, ठीक है। और कुछ फेमस रिवर्स हैं, अगर वो आपने याद कर लिए वहीं से आपके जो है ना वो अक्सर मतलब वो पूछ लेता है। तो इफ वी गो बैक टू दिस एंड these questions, if we go back to these questions, तो you will see कि अभी तक जो हमने पढ़ा है मतलब ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं एफपीएससी पीपीएससी के। तो नाउ इफ यू गो बैक एंड लुक एट द क्वेश्चन यू विल सी कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे एक आइडिया है चीजों का। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड about the continents, we studied about the deepest point Mariana Trench, और ये देखें एक्चुअल क्वेश्चन है, the deepest part of the ocean is Mariana Trench, ठीक है। यूरोप के बाद कॉन्टिनेंट कौन सा है? अभी हमने कॉन्टिनेंट्स को हमने देखा है कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको रिवर्स में बता रहा हूँ रिवर्स कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लोकेटेड इन इराक? यूफ्रेटिस। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? रिवर नाइल, ठीक है। उसकी लेंथ बताएं। इसी तरह ही चंद फीचर्स होते हैं ज्योग्राफी के, स्ट्रेट्स होती हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं। ये अगर आपके हाथ में हो तो आपके पेपरों में ज्योग्राफी ही सिर्फ 5 नंबर का फर्क डाल सकते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट ज्योग्राफी, आपके जो मेंबर्स हैं एफपीएससी पीपीएससी के, दे हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें पता होता है कि जी वो माउंटेन इधर है, ये फलां चीज उधर है, ये फीचर उधर है। वो भी आपसे पूछते हैं क्योंकि यू नो दैट मतलब दे विल आस्क यू व्हाट दैट जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने जिस चीज में जो है वो अपना सारा टाइम गुजारा है। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सारा ये पोर्शन तो नहीं कर पाए, आपको इंशाल्लाह सर कराएंगे। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया टुडे कि आपने ज्योग्राफी को इस तरह से इसको एक्सप्लोर करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, क्लास इज ओवर। अब किसी का अगर कोई सवाल है क्विकली वो पूछ ले, फिर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ।